वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट डे हमने आपसे बात की थी वियोजन अभिक्रिया से संबंधी। अपनी चौथी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उससे संबंधी हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने वियोजन अभिक्रिया के लिए आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया मैंने बताया था इसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक, किसमें? दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया को मैंने एक अन्य नाम भी आपको बताया था। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम अपघटनीय अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो किसी भी नाम से आपसे पूछ लेता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक किसमें टूट जाता है? उत्पाद के अंदर टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने इसके कई सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे। एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो बेटा, जैसे KClO3 ये होता है बेटा, K का मतलब होता है पोटेशियम और Cl का मतलब होता है क्लोरेट। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम क्लोरेट। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर अर्थात जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मा पाकर दो चीज में क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक तो इसमें से KCl बन जाता है, KCl प्राप्त हो जाता है आपको, और एक बन जाता है इसमें से ऑक्सीजन गैस। KCl तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहां पर देखो बेटा, इसको आपको समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। यदि यहाँ पर 1 लगा दिया जाए तो 3 एकम 3 विषम संख्या है, सम में करनी है हमको। यदि हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है? 3 दूना 6 हो जाती है। तो इधर देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, और हमको यहाँ भी कितनी करनी है? 6। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? 3 लगा दिया जाए तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या तो संतुलित हो गई, लेकिन अब K की और Cl की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। 2 ही K हो गए आपके और 2 ही क्या हो गए? Cl हो गए। तो इनको भी क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहाँ पर क्या लगा दें हम? 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम भी कितने हो गए? 2 हो गए, और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरीके से हमारी समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। और ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ये किस में टूट जाता है? पोटेशियम क्लोराइड और क्या बना देता है? ऑक्सीजन गैस। क्या बन गई? ऑक्सीजन गैस। 2 अणुओं में क्या हो जाता है? ये 2 यौगिकों, छोटे छोटे अणुओं अर्थात यौगिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको एकल अभिकारक दिखाई दे रहा है, और ये एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक किस में टूट गया? उत्पाद के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बेटा? तो बेटा मैंने आपके लिए एक लास्ट इसको कराते टाइम आपको बताया था कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन
वियोजन अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी कारक। यहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। तो बेटा मैंने बताया था वियोजन अभिक्रियाओं के लिए ताप की आवश्यकता होती है, दूसरा विद्युत की आवश्यकता होती है, तीसरा प्रकाश की आवश्यकता होती है, और चौथी होती है आपकी ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये ताप है, विद्युत है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ये क्या होते हैं, वियोजन अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। इनकी उपस्थिति में वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। तो ताप, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये वियोजन अभिक्रियाओं के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी कारक होते हैं, और इनकी उपस्थिति में ही वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया है, ऊष्मा लिया है। मैंने आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल और दिया था CaCO3, और इसको भी हमने क्या किया था, गर्म किया था। तो गर्म करने पर क्या बनता था, CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो यहाँ भी क्या है, ये ऊष्मा। इस ऊष्मा के कारण, अर्थात इसको जब तक हम गर्म नहीं करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में क्या नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। तो इसीलिए इनके लिए, वियोजन अभिक्रियाओं के लिए मुख्य रूप से ताप, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, इनकी क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आपको अब ध्यान रखना है, अगली बात करते हैं कि ये जो ताप, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा है, इनके आधार पर वियोजन अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात अगला जो अपना टॉपिक होगा बेटा, वो होगा वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना वियोजन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो बेटा वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। पहला आता है आपका विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। पहली है आपकी विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरी होती है आपकी प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी होती है आपकी बेटा ऊष्मीय या इसी को बोल देते हैं तापीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
तो आपने कारक जो पढ़े हैं उन कारकों को ध्यान में रखते हुए इनको अभिक्रियाओं को 3 प्रकारों में क्या किया जाता है, बांटा गया है। जिसमें पहली आती है आपकी विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, दूसरी होती है प्रकाशीय वियोजन अपघटन अभिक्रिया, या तीसरी होती है आपकी ऊष्मीय तापीय वियोजन अपघटन अभिक्रिया। एक ही बात है, तीनों आपको ध्यान रखनी है कि वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। इस तरीके से आपसे 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर से संबंधी आपको 4 नंबर का प्रश्न मिलता है। तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें से आपको एक को दे देता है वो विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। या फिर आपसे पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। इस तरीके से आपसे प्रश्न इनसे संबंधी पूछा जाता है। क्लियर? तो बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में। सबसे पहला आता है आपका विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहली अभिक्रिया अपनी होगी विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए, नाम से ही आपको मालूम हो जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें मुख्य रूप से कोई भी यौगिक होता है या किसी भी अभिकारक की, तो मैं आपकी इसकी डेफिनेशन देता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक या यौगिक शब्द भी मैं जोड़ रहा हूं बेटा, ठीक है ना, यौगिक की द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना है, कोई भी अभिकारक है और एकल अभिकारक होगा। वियोजन अभिक्रिया की आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं। कैसा अभिकारक होगा? एकल अभिकारक होगा। और वो एकल अभिकारक किसके कारण? विद्युत के कारण यदि वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जो नाम होता है उसके कारण, जो नाम होता है
उसी के कारण कोई यौगिक क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वो उसी प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण होती है। जैसे विद्युत के कारण टूट रहा है तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के कारण टूट रहा है तो प्रकाशीय अपघटन, और यदि ऊष्मा के कारण टूट रहा है तो ऊष्मीय अपघटन। क्लियर बेटा? तो ये विद्युत के कारण छोटे छोटे उसमें टूट रहा है, अणुओं में टूट रहा है, तो क्या क्या वो कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? जैसे हम देखते हैं, जैसे बात करते हैं हम H2O, यदि H2O के अंदर क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। H2O के अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा जैसे हम प्रवाहित करते हैं, तो ये दो अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है, एक हाइड्रोजन गैस तथा एक ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बेटा एक आपको किसके कारण टूट रहा है, विद्युत धारा के कारण टूट रहा है, तो ये H2O कौन सी H2O का अपघटन कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। समीकरण संतुलित कर लो, हाइड्रोजन कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 2, ऑक्सीजन वहां पर कितनी है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4, यहाँ पर कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, 4। तो ये आपके जल का विद्युत अपघटन, जल का क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन, अर्थात विद्युत के कारण जल क्या हो रहा है, छोटे छोटे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर? तो ये जो जल है विद्युत के कारण छोटे छोटे अर्थात अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, किसके कारण, विद्युत के कारण, तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। ऐसे ही हम सेकंड अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 2NaCl, तो ये जब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये किस में टूट जाएगा, Na+Cl, Cl2 गैस बन जाएगी। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसके अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सोडियम तथा क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसीलिए ये भी 2NaCl भी एक किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। क्लियर बेटा? मैं मानता हूं कि यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, ये यौगिक कैसे होते हैं, ये यौगिक जो होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं। H2O अर्थात जब H2O के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये दोनों आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं अर्थात ये जो यौगिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। ये आपको क्लियर ध्यान रखनी है। इसके अंदर कैथोड पर तथा एनोड पर अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखें बेटा, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का मैं नामांकित चित्र आपको कई बार बनवा भी चुका हूँ, एक बार और आपको बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, कोई भी हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, कोई भी हम एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल लेते हैं हम। ये कोई भी अपना एक क्या ले लिया आपने, कोई भी बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने जल भर दिया इस तरीके से।
जल भर दिया और इस जल के अंदर आपने दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने। तो ये क्या है आपके इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड। इसमें एक तो होता है आपका कैथोड और एक किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। इन दोनों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने पर या सेल से क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। और बैटरी या सेल से जोड़ने पर अब हम इसके अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। बड़ा जो होता है, बड़ा टर्मिनल धनायन को प्रदर्शित करता है और छोटा जो होता है वो ऋण को प्रदर्शित करता है। और हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो होता है हमेशा धन से ऋण की तरफ विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो तो आपका कहलाता है एनोड। क्या कहलाएगा, एनोड। और जो ऋणात्मक होता है वो कहलाता है आपका बेटा कैथोड। क्या कहलाएगा, कैथोड। तो जैसे बेटा हम इसके जल के अंदर ये इलेक्ट्रोड डालते हैं और इलेक्ट्रोड डालने पर इसके अंदर सेल या बैटरी से, या ये क्या है बैटरी, या हम कह सकते हैं सेल, सेल से हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, जिसमें जल भरा हुआ है, तो इन जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होने लगती है, अभिक्रिया होने लगती है। अर्थात एनोड तथा कैथोड दोनों पर एक रिएक्शन होने लगती है जल के अंदर जैसे ही हम करते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, क्या अभिक्रिया, जल की बात की जा रही है। तो जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो किसमें, एक तो हाइड्रोजन गैस में और एक किसमें, ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखो ध्यान रखना, एनोड के नीचे तो हमेशा ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अर्थात एनोड पर तो क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनती है, तथा जो कैथोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में क्या होती है, निकलती है। हाइड्रोजन गैस किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में किस पर निकलती है, कैथोड पर। तो ध्यान रखना है, जल के विद्युत अपघटन में ये जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन तो कहां पर बनती है, कैथोड पर, कैथोड पर। और ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है ये कहां बनती है, एनोड के नीचे बनती है, एनोड पर निकलती है। क्लियर। तो ये होता है बेटा आपके जल का विद्युत अपघटन। आपसे पूछा जाता है जल के विद्युत अपघटन की विधि, विद्युत अपघटन की विधि का ये क्या है, नामांकित चित्र होता है, ये आपको बनाना होता है केवल, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, पात लेना, उसमें जल भरना है, दो उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल देने हैं और उसको एक बैटरी से क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जैसे ही हम इस बैटरी से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर तो कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, तथा कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, आयनों के रूप में। अर्थात ये जो दोनों यौगिक होते हैं, ये दोनों यौगिक कैसे होते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक हैं, ये आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक होने के कारण ये मुख्य रूप से कैथोड तथा एनोड पर क्या लिख सकते हैं, इसमें इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एनोड तथा कैथोड पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि
ये यौगिक जो होते हैं आयनिक होते हैं, क्योंकि ये यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, इसलिए ये आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही हम अब मान लिया इसके अंदर, जल के अंदर थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा इस जल के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, और नमक डालने पर हम इसमें फिर दोबारा से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो सोडियम है ये तो कैथोड के नीचे प्राप्त होगा, कहाँ पर प्राप्त होगा, कैथोड पर, और ये जो Cl2 गैस है, क्लोरीन जो गैस है, ये कहाँ पर प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी यदि हम देखें, तो जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम तथा एनोड के नीचे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, या एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। ये आप इसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। तो बेटा ये आपकी अभिक्रिया होती है पहली, विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो जल होता है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें आपको कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर आपको क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और ये मैंने इसके जल के विद्युत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाई है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, केवल 2 नंबर का इसी को डाल देता है, वो केवल इसी को डाल देता है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो केवल ये चित्र बनाना होता है आपको बस, और रासायनिक समीकरण देना होता है ये कि 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2H2 + O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये आपसे पूछता है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये वाला क्या है, चित्र आपको बनाना होता है। क्लियर बात बेटा। उसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं, हम लेते हैं, देखो Al2O3, एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। Al2O3 के अंदर क्या करते हैं, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या बन सकती है, आप जान ही रहे हो, एक तो एल्युमिनियम बनेगी, एक ऑक्सीजन बनेगी, तो एक तो एल्युमिनियम बन गया और दूसरा क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ पर हम ऑक्सीजन ये विषम संख्या में है, सम में करनी है आपको, तो यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो 3 एकम 3, तब भी विषम में रहता है। यदि हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 2 दूना 4, यदि हम 3 जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 दूना 4 एल्युमिनियम हो गए, और यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, 4 लगा दिया, तो समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया, और ये एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। तो किसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये क्या है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम के अंदर, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर बेटा, क्लियर बात। तो ये होती है आपकी वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहली अभिक्रिया विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। किसी भी एग्जाम्पल को या तो जल के अपघटन को, विद्युत अपघटन को ध्यान रख सकते हो, या सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन को ध्यान रख सकते हो, या एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन को, किसी भी समीकरण को आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हैं। और ये आपको जल के विद्युत अपघटन का आपका नामांकित चित्र आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर, ठीक है बेटा।
तो बेटा उसके बाद में आपकी अब सेकंड अभिक्रिया आती है बेटा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।